हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिससे कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के अकॉर्डिंग ही अपने 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कितने स्कोर कर सकते हैं? 95% मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, अगर जो मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ उन टिप्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये टिप्स हमारी क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, फर्स्ट हमारी टिप क्या है मेरी तरफ से, यही सीबीएसई वालों ने भी निकाली है। क्या है ये टिप? एनालाइज द रिड्यूस सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। जो भी सीबीएसई ने अब सिलेबस को रिड्यूस्ड किया है, क्या किया है? रिड्यूस्ड किया है सिलेबस को। उस सिलेबस को आप क्या करिए, अच्छे से एनालाइज करिए कि उस सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, इसके लिए आप क्या करिए, जो भी मैं अपने चैनल पर सैम्पल पेपर्स की वीडियो डाल रही हूँ उनको आप चेक करते रहिए। ठीक है, और जो मार्किंग स्कीम है कि कितना आप, जो भी सपोज़ करिए आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरे के पूरे 4 मार्क्स एक साथ नहीं मिलते। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किया होगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा गलत है तो आपके उसके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। तो वो मार्किंग स्कीम, सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है और पेपर पैटर्न क्या है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा आपके पास। वाइल रिवाइजिंग your math syllabus, take a look at all the topics prescribed for term 2 exam along with the latest pattern and marking scheme। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दी है कि आप जो भी उन्होंने प्रेस्क्राइब करे हैं टर्म 2 के लिए टॉपिक्स, उनको अच्छे से देख लीजिए। उसमें से कौन कौन सा कहाँ से किस तरह से आना है वो आप चेक कर लीजिए। और उसके लिए आप कहाँ क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने अपने चैनल पर सैम्पल पेपर डाले हैं उनको आप चेक कर लीजिए। प्रिपेयर द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम। जो भी उन्होंने सीबीएसई वालों ने बोला है उसके अकॉर्डिंग चेक करिए उसको। एंड विल गिव एन आइडिया ऑफ द डेप्थ अप टू विच यू नीड टू स्टडी अ पर्टिकुलर, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी गहराई तक। ये डेप्थ अप का मतलब है कि आपको उस टॉपिक में कितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, और मतलब किस टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किस टॉपिक को आप कम इंपॉर्टेंस दें तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट टिप। ठीक है, नेक्स्ट टिप है मेरी सॉल्व एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों ही क्वेश्चंस को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो जिससे आपको क्या मिलेगा, ओनली रेगुलर प्रैक्टिस इज़ गोइंग टू मेक यू परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि आपने एक दिन प्रैक्टिस करी 2 दिन छोड़ दी। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जो टीचर्स हैं वो भी क्या रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़िए। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उससे भी पढ़ते रहिए। ठीक है, जिससे कि आपको जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बार बार करने से आप एकदम उसमें परफेक्ट हो जाए। ठीक है, और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन्हें रिपीटेडली, जैसे सैम्पल पेपर में मैंने बताया है या और लोगों के अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी सैम्पल पेपर जो आप देख रहे हैं उसके क्वेश्चंस को अगर आप एक बार अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उन क्वेश्चंस को फिर से करिए जब तक आपको ये ना लगे कि अब आप उस क्वेश्चन को अपने आप से कर सकते हो, यानी अब आप उसमें फ्लुएंट हो गए हो बिल्कुल। जैसे हम स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग में जब तक हम बिना अटके ना बोलने लगे तब तक हम उसको बोलते हैं ना कि फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो इसी तरह से जब क्वेश्चन में आप बिना अटके उस क्वेश्चन को करने वाले हो जाओ, ठीक है, तब तक आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। इट्स बेटर टू स्टार्ट विद मॉडरेट एनसीईआरटी। ये कह रहे हैं कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि जो इजी वाला पोर्शन है आप वहाँ से पहले स्टार्ट कीजिए, सीधे हार्ड वाला मत उठाइए। ठीक है, हार्ड वाला उठाएंगे तो आपको फिर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो फिर आप क्या होंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो इजी वाला यानी जो मॉडरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, पहले आप उनको उठाइए। जब आपको लगे कि आप इस पर कॉन्फिडेंट हो गए हैं तो फिर आप हार्ड वालों को उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट टिप देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टिप है हमारी, बी फैमिलियर विद द स्टेप वाइज मेथड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए,
एज यू आर गोइंग टू हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन योर CBSE टर्म 2। ये कह रहे हैं कि आपको पता ही है कि अब इस टर्म 2 में आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे हैं, सब्जेक्टिव टाइप के हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि स्टेप वाइज हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। ये नहीं कि बस आपने थोड़ा सा लिखा और फाइनली आंसर कर दिया, क्योंकि अगर आप जो CBSE है उसने स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम भी रखी है कि अगर मान लो सपोज़ करिए आप उस 4 स्टेप में करते हैं और आपने उसे 3 स्टेप में करा तो फिर उस 3 स्टेप के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको स्टेप वाइज उन क्वेश्चंस को करना है, और स्टेप वाइज कैसे करना है ये फिर से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पर जाकर जो मैंने सैम्पल पेपर्स का वीडियो डाला है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इन मैथमेटिक्स ईच करेक्ट स्टेप इज़ अवॉर्डेड पर्टिकुलर मार्क्स। आपको पता ही है जनरली थ्योरी वाले पेपर में तो क्या होता है, अगर आपने सही लिखा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका गलत हो गया तो 0 मार्क्स आते हैं। ठीक है, बट मैथ्स में क्या होता है, अगर आपने 1 स्टेप या 2 स्टेप भी सही किए हैं तो उसके 1 या 2 नंबर आपको ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, ये इसमें बेनिफिट होता है। दस राइटिंग डाउन द स्टेप्स डेट लेड टू यू आंसर विल गेट द फुल मार्क्स। और अगर आपने जैसे मान लो 4 स्टेप्स में आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होना है, अगर आपने उसे 4 के 4 स्टेप कंप्लीट किए होंगे तो आपको 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ स्टेप वाइज आंसरिंग थॉरोली प्रैक्टिस द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप ये कह रहे हैं कि इसको आपको थॉरोली क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये नहीं जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो स्टेप वाइज हैं, तो आपको ये नहीं ये सोचना कि जब एग्ज़ाम होगा तब हम स्टेप वाइज कर लेंगे इसको, अभी हम ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसा करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपका जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, और मे भी हो सकता है कि आपका पेपर पूरा ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये आप पहले से ही करके चलिए कि स्टेप मान लो स्टेप 1 में क्या होना है, ये आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उसी समय इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए साथ में। कुछ बच्चे होते हैं ना जनरली क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं कि अरे अभी तो हम घर पे कर रहे हैं, इसको जब हम एग्ज़ाम में करेंगे तो हम वहाँ पर अपने आप ही करेंगे कैलकुलेशन, तो अभी कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप वहाँ घर पर भी जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कैलकुलेटर का यूज़ मत करिए। ठीक है, मेरा एक सजेशन ये है आपको, और ये आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरी टिप है प्रैक्टिस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है कि आपके 1-2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आने हैं, पता है ना आपको, है ना। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इन CBSE 10th मैथ टर्म 2 एग्ज़ाम 2002 यू आर गोइंग टू हैव क्वेश्चंस ऑन केस स्टडीज, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द राइट अप्रोच टू सॉल्व। तो आपको पता होना चाहिए कि उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का राइट अप्रोच क्या है। ठीक है, ये नहीं कि आपने बस खाली मान लो AP से कोई क्वेश्चन आया तो आपने बस AP बनाई और उसे सॉल्व कर दिया, है ना। आपको जो भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सम की तरह होते हैं, तो आपको जो भी उसमें डिटेल्स दी हैं, क्योंकि वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा ना उसे अच्छा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एंड पे स्पेशल अटेंशन टू द चैप्टर्स, जैसे मैंने अभी बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से ज़्यादातर केस स्टडी आती हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से केस स्टडी के बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रही मेरी 4th टिप। नेक्स्ट 5th टिप देखते हैं क्या है। 5th टिप है राइट डाउन ऑल फॉर्मूलाज ऑन ए पेज फॉर क्विक रिविजन। आपको क्या कर लेना है, ठीक है, मैं भी हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपके जिस भी चैप्टर में जो फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं उन सब के लिए आप क्या करिए, एक डायरी बना लीजिए। क्या करिए, एक डायरी बना लीजिए। ठीक है, और उस डायरी में ना आप चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर्स अब आपके टर्म 2 में आने हैं, चैप्टर वाइज आप उसके फॉर्मूलेज जो है वो एक जगह लिखते जाइए। ठीक है, जिससे और उन फॉर्मूले को फिर आप जब फाइनली एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक बार जाते जाते उसको रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि देखिए बिना फॉर्मूले कंसेप्ट और थ्योरम के बिना तो मैथ्स में कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला कंसेप्ट और थ्योरम्स, जो थ्योरम्स को हमने कहीं यूज़ किया है तो वो थ्योरम आपको एक रीज़न के तौर पर लिखनी होती है, तो वो आपको यहाँ पर ज़रूर लिखनी होगी, इसलिए वो याद होनी ज़रूरी है। कहीं पर भी कोई फॉर्मूला आ रहा है या कोई थ्योरम आ रही है तो ये सारी चीज़ चैप्टर वाइज आप एक जगह नोट कर लीजिए। ये मत सोचिए कि बुक में से देख लेंगे, नहीं, इसके लिए आप अलग से एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, उसमें आप जो भी फॉर्मूले थ्योरम है उन सबको एक जगह ही नोट कर लीजिए, जिससे आप एंड टाइम पर
एंड टाइम मतलब जो लास्ट मोमेंट होता है उस पर आप उसको रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। और क्या होता है, समटाइम्स यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिकॉल द फॉर्मूला और थ्योरम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, है ना। तो फिर ये जो काम, ये चीज़ जो दिक्कत आपको होती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि और अभी से बना लीजिए इसको, जिससे कि आप डेली उसे प्रैक्टिस करते रहिए और उसको कहीं ऐसी जगह लगाइए, जैसे आपने मिरर के आगे या अपने वॉशरूम में या आप अपने बेड के साथ लगा लीजिए, जहाँ पर आपके उसके बार बार नज़र पड़ती रहे और आप उसको रिकॉल करते रहें, ठीक है। देयरफॉर ये कह रहे हैं इट इज़ स्ट्रॉन्गली सजेस्टेड दैट यू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज एंड चैप्टर्स एंड थ्योरम्स इन चैप्टर वाइज, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, और उनको आप रिवाइज करती रहिए रिपीटेडली, ठीक है। नेक्स्ट है एंड नॉट लीस्ट लास्ट टिप है, सेटअप स्टडी ग्रुप्स टू प्रैक्टिस मैथ्स। ये कह रहे हैं कि आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप भी बना सकते हैं। इट इज़ वेरी प्रोडक्टिव वे ऑफ स्टडिंग मैथमेटिक्स, एक्चुअली प्रैक्टिसिंग मैथ्स प्रॉब्लम इन ग्रुप्स गिव ऑल फ्रेंड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्ट ईच अदर स्पिरिट्स एंड हेल्प वन अनदर विद सर्टेन चैप्टर्स, है ना। कि मान लो सपोज़ करिए ऐसा होता है ना, जनरली कभी कभी क्या होता है, किसी को ज्योमेट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को अलजेब्रा ज़्यादा अच्छी लगती है, कंफर्टेबल होता है ना कुछ, है ना। तो जो फ्रेंड्स को अलजेब्रा ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उनसे अलजेब्रा के अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। जिनको ज्योमेट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, आप उनसे, जिनको ज्योमेट्री नहीं आती है वो उनसे ज्योमेट्री डिस्कस कर सकते हैं। तो आपस में क्या होगा ना, जब आपका ग्रुप बना रहेगा तो आपको एक दूसरे से हेल्प मिलेगी। और ये क्या कह रहे हैं, मोर एवर स्टडिंग विद फ्रेंड्स ऑल्सो गिव यू कॉम्पिटिटिव एज डेट पुशेज यू टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स, है ना। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आपके अंदर एक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी आता है कि अरे हाँ, मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आना है, ठीक है। ये मतलब जेलस नहीं करना है, बट एक कॉम्पिटिटिव अपने माइंड में वो रखना है कि हाँ, मेरे मार्क्स, मैं कोशिश करूँ कि मेरे इससे अच्छे हैं, ठीक है। दस ये कह रहे हैं इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव प्रेशर, और इसको बिल्कुल भी प्लीज़ नेगेटिव मत लीजिएगा कि उसके मेरे से अच्छे आ गए तो क्या होगा, नहीं, नेगेटिव आपको ये नहीं लेना है। आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव प्रेशर लेके चलना है, मेकिंग इट अ फन एक्टिविटी एट द सेम टाइम, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक टाइम भी एक होता है ना, प्रोडक्टिव टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे, है ना। और आपकी जो आपस की बॉन्डिंग होगी वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, और जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको आप प्रैक्टिस करते जाइए। सबसे पहले आप ऐसा करिए, 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज उनको प्रैक्टिस करिए, फिर 3-3 मार्क्स से करिए, फिर 4-4 मार्क्स से करिए, फिर जो केस स्टडी बेस्ड हैं वो वाले करिए, है ना। फिर उसके बाद जो वैल्यू बेस्ड हैं फिर उनको करिए, ठीक है। एंड क्रॉस चेक विद योर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई मिस्टेक, और एक साथ बैठिए, मान लो टारगेट लेके चलिए कि आपने 20 क्वेश्चंस का फ्रेंड्स ने सबने टारगेट लिया, और फिर एक दूसरे की नोटबुक चेक करिए और आइडेंटिफाई करिए कि किसने कहाँ पर मिस्टेक करी है। इन लास्ट यू आर सजेस्टेड टू पे स्पेशल अटेंशन टू द चैप्टर्स कैरिंग हाई वेटेज। जिन चैप्टर्स में से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आने हैं उन चैप्टर्स को आप ज़्यादा अच्छे से उन पर मतलब स्पेशल अटेंशन दीजिएगा, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये इन फ्यूचर भी 10th के बाद भी आपको ना बहुत आगे यूज़ में आने वाले हैं, तो इनको आपको भूलना भी नहीं है, और यहाँ पर भी ये बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो इन सब टिप्स को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता 90% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए। अगर आपने ये मेरी टिप्स फॉलो करी तो आपको 100% 90% से ऊपर मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, आप ज़रूर स्कोर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को भी हेल्प मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।